जय हिंद। विद्यापीठ कैंपस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपने पहली बार विद्यापीठ कैंपस के इस चैनल पर कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसे सहजतापूर्वक देख सकें। आज का ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए लाभकारी होगा जो बीपीएससी की पीटी देते हैं, धर्मी बीपीएससी पीटी में सम्मिलित होना चाहते हैं या बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, दरोगा, बिहार पुलिस और एसएससी की परीक्षाओं में शामिल होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से लगभग सभी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न कहता है, भारत का गवर्नर जनरल पदनाम सर्वप्रथम किसे मिला? तो सर्वप्रथम भारत का गवर्नर जनरल का जो पदनाम था वो विलियम बेंटिक को मिला। आपको याद होगा कि 1833 में एक चार्टर अधिनियम आया था। उसके तहत भारत के प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया था। केंद्रीकरण करने का मतलब कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया था और उसी के नियंत्रण में बम्बई, मद्रास तथा अन्य प्रदेशों के गवर्नर जनरल आ गए थे। यानी कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं रहा था, बल्कि वो भारत का गवर्नर जनरल हो गया था और बम्बई, मद्रास और अन्य प्रदेशों के जो शासन प्रशासन थे उसके अधीन आ गए थे। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न कहता है कि सर्वप्रथम रेल सेवा का प्रारंभ किसके काल में हुआ था? रेल सेवा डलहौजी के काल में हुआ था। डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से लेकर के 1856 तक। 57 की जो क्रांति हुई थी उसके एक साल पहले तक लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था और जो रेल का परिचालन शुरू हुआ था वो 1853 में हुआ था। तो डलहौजी का ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो आगे चल के भारत के विकास में बहुत ज़्यादा सहयोग दिया और आज तक सहयोग कर रहा है। तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने सर्वप्रथम रेल सेवा का प्रारंभ करवाया। जो प्रथम रेलवे लाइन बिछी जिस पे ट्रेनें चली वो थी बम्बई से थाने के बीच में, और जो दूसरी चली वो 1854 में चली और वो कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई थी रेलवे लाइन। तो पहली जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी 1853 में वो बम्बई से थाने के बीच में। डलहौजी के शासनकाल में ही दूसरी रेलवे लाइन भी बिछाई गई, वो कलकत्ता से रानीगंज के बीच में। और डलहौजी का जो शासनकाल था वो था 1848 से लेकर के 1856 तक। ऐसे डलहौजी और भी चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, जैसे उन्होंने व्यक्तिगत सिद्धांत दिया था और कई राज्यों को हड़प लिए थे। तो वो सारी चर्चाएं जब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे टॉपिक वाइज तब किया जाएगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो भारत छोड़ो जो कि भारत का सबसे बड़ा और आखिरी आंदोलन था वो प्रस्ताव पास हुआ था 1942 में, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन ही 1942 में हुआ था। तो इसके पीछे की कहानी है कि 7 अगस्त 1942 को बम्बई की ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। याद रखिएगा, 7 अगस्त बम्बई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 7 अगस्त को जो अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। उसमें नेहरू जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया। थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। गांधी जी ने एक मंत्र दिया, करो या मरो। ये गांधी जी की आखिरी मंत्र थी। उन्होंने कहा था कि करो या मरो, अब गुलाम नहीं रहना है, अब आज़ाद होना है। 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, उनकी आक्रामकता इतना ज़्यादा हो चुका था कि अब लग रहा था कि भारत पर भी जापान का कब्जा हो जाएगा। गांधी जी ने हरिजन में एक लेख लिखा और उसके जरिए अंग्रेजों को बताया कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़कर जाइए, आप जापान के लिए भारतीयों को मत छोड़कर जाइए। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था?
तो मुस्लिम लीग का संस्थापक जो थे वो नवाब सलीमुल्लाह को माना जाता है। 30 दिसंबर 1906, याद रखिएगा 30 दिसंबर 1906, इस दिन आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। सलीमुल्लाह कहाँ के नवाब थे? तो ढाका के नवाब थे। और मोहसिन उल मुल्क और आगा खां ये तीनों मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना किया था इन्होंने 1906 में, 30 दिसंबर 1906 को। लेकिन मेन रूप से सलीमुल्लाह को इसका संस्थापक माना जाता है और आगा खां को मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन उत्तरदायी है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जनरल डायर उत्तरदायी थे। क्यों उत्तरदायी थे जनरल डायर? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में थोड़ा जानते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक उसके पहले के कुछ घटनाक्रम को देखते हैं। तो पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ये दोनों को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर के द्वारा बिना किसी कारणवश 9 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 9 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। उससे पहले गांधी जी सरीखे जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे कांग्रेस को, उन सबको पंजाब आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो एक तो कि ऐसे ही गुस्सा था जनता में कि गांधी जी सरीखे जितने बड़े नेता थे उन सबको, कांग्रेस के उन सब नेताओं को पंजाब आने पर रोक लगा दिया गया था। अब उसके बाद 9 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर में गिरफ्तार कर लिया गया। अब हुआ यूँ कि उसके बाद एक जुलूस निकाला गया और 10 अप्रैल को उस जुलूस के द्वारा सरकारी इमारतों को क्षति पहुंचाई गई, क्योंकि जुलूस काफ़ी उग्र हो चुकी थी। तो सरकार ने 10 अप्रैल 1919 को प्रशासन सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल आर डायर को सौंप दिया। अब आर डायर को जब सौंप दिया गया तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन सायं करीब 4 बजे अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। लोग कहते हैं कि हंसराज नामक व्यक्ति ने इस सभा का आयोजन बुलाया था, जो बाद में सरकारी गवाह बन गया था। लेकिन इसकी कोई पुख्ता प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। फिर भी आगे बढ़ते हैं। अब लोगों को पता नहीं था कि प्रशासन सैन्य अधिकारी के हाथ में है, मतलब वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, ऐसा लोगों को पता नहीं था। लोग इकट्ठे हो गए और चूंकि 10 अप्रैल को लोगों के द्वारा उग्र जुलूस निकालकर कुछ अंग्रेजों की हत्या की गई थी और कुछ इमारतों को, अंग्रेजी इमारतों को क्षति पहुंचाया गया था। तो अंग्रेजों के पास, सैन्य अधिकारियों के पास एक रीजन था कि वो बर्बरता के साथ इस जुलूस को तितर बितर करें, और उसी तितर बितर करने के लिए उस सभा को आर डायर के द्वारा, जनरल आर डायर जो कि वहाँ के ब्रिगेडियर थे, उनके द्वारा आदेश दे दिया गया कि गोली चलाया जाए। और उसमें बहुत सारे लोग ऑन स्पॉट मारे गए थे। अंग्रेजों की आंकड़ा में ये बहुत कम थे, लेकिन कांग्रेस कोर कमेटी के द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी, उसके आंकड़े में मरने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि भारतीय सिविल सेवा किसके काल में प्रारंभ हुई? तो कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। कॉर्नवालिस भारतीय सिविल सेवा के जन्मदाता थे। भारत में जो प्रथम आईसीएस थे वो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। पहले सिविल सेवा को आईसीएस ही कहा जाता था, ध्यान रखेंगे। तो सत्येंद्रनाथ पहले प्रथम भारतीय आईसीएस थे। 1923 से भारत में भी इसकी परीक्षा होने लगी थी। भारत में इसकी परीक्षा नहीं होती थी, लेकिन 1923 से भारत में भी इसकी परीक्षा होने लगी थी। पहले सिर्फ इंग्लैंड में होती थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जब असम के कलेक्टर थे तब उन्हें निलंबित कर दिया गया था। मतलब सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी आईसीएस थे। प्रथम आईसीएस सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। अरविंद घोष जो कि गरम दल के नेता थे, वो घुड़सवारी की परीक्षा पास नहीं कर सके थे।
घुड़सवारी की परीक्षा फेल कर गए थे, नहीं तो वो भी ICS बन जाते। और सुभाष चंद्र बोस, जिनकी गांधी जी के विचारों से बिल्कुल अलग मत था, आपने पढ़ा भी होगा या आपने मेरे वीडियोज में देखा भी है कि त्रिपुरा संकट किस तरह से निपटाया गया था। तो वो सुभाष चंद्र बोस ने परीक्षा पास करने के बावजूद त्याग पत्र दे दिया था, मतलब ICS बनकर और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अल हिलाल का प्रकाशन किसके द्वारा होता था? तो अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया जाता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हमारी इस शिक्षा प्रणाली से लोग रंग और जाति से तो भारतीय रहेंगे किंतु मानसिक रूप से अंग्रेज। यह कथन किसका है? तो ये कथन है मैकाले का। मैकाले क्या था? एक विद्वान था, इंग्लिश स्कॉलर था, और मैकाले भारतीयों में पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार के लिए एक ऐसा समूह का निर्माण करना चाहता था जो रंग और रक्त से तो भारतीयों हो पर विचार, रुचि और बुद्धि से अंग्रेज हो। मैकाले का मानना था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक आलमीरा का तख्ता भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। मैकाले ने भारतीय संस्कृति की उपेक्षा करते हुए उसे अंधविश्वासों का भंडार बताया। उसे लगता था कि भारत की साहित्य अंग्रेजी साहित्य से काफ़ी लो ग्रेड का है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। हंटर आयोग ने किसकी विकास पर बल दिया? तो हंटर आयोग प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया था। हंटर आयोग क्या था? तो एक शिक्षा आयोग था, हंटर शिक्षा आयोग, जो 1882-83 में बनाया गया था। 1882 में सरकार ने W हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था जिसमें 8 भारतीय सदस्य भी थे। प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा इस आयोग को करनी थी। आयोग द्वारा जब प्रस्तुत की गई सिफारिशें तो उसके बाद के 20 वर्षों में माध्यमिक शिक्षा और कॉलेज शिक्षा में अभूतपूर्व विकास हुआ। 1882 में पंजाब और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना उसके बाद ही हुई थी। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कहता है सैडलर आयोग ने किस विषय पर सिफारिश की? यहाँ पर लिखा हुआ है सैंडलर, लेकिन ये मिस्टेक है, आप सैडलर ही पढ़ेंगे। सैडलर आयोग ने किस विषय पर सिफारिश की? तो सैडलर आयोग जो था वो विश्वविद्यालय आयोग था। सैडलर आयोग विश्वविद्यालय आयोग था। विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए सैडलर आयोग की स्थापना हुई थी, तो वो भारतीय शिक्षा पर ही फोकस था उसका। 1917 से 19 तक सैडलर आयोग था, 17 में बना था वो। तो 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर एम सैडलर के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था। 2 भारतीय डॉक्टर सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद भी आयोग के सदस्य थे। आयोग ने 1904 ईस्वी के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी आलोचना की थी। कड़ी आलोचना 1904 में जो विश्वविद्यालय अधिनियम आया था उसकी कड़ी आलोचना आयोग द्वारा की गई थी। आयोग का विचार था कि विश्वविद्यालय की शिक्षा को सुधारने के लिए माध्यमिक शिक्षा में सुधार होना आवश्यक है। 1913 की शिक्षा संबंधी नीति और 1917 के सैडलर आयोग के सुझावों के बाद, ध्यान रखेंगे मैं कुछ विश्वविद्यालय का नाम ले रहा हूं और उनका स्थापना, जब सैडलर आयोग का सुझाव आ गया था उसी के बेस पर यह विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। तो 1916 में मैसूर विश्वविद्यालय, 1916 में मैसूर विश्वविद्यालय, 1916 में ही बनारस विश्वविद्यालय, 1917 में पटना विश्वविद्यालय। ये क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। 1917 में पटना विश्वविद्यालय, 1918 में उस्मानिया विश्वविद्यालय, 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय और 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। फिर से सुन लीजिए, 1916 में मैसूर विश्वविद्यालय, 16 में ही बनारस विश्वविद्यालय, 1917 में पटना विश्वविद्यालय, 1918 में उस्मानिया विश्वविद्यालय, 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय, 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने हटाया? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रीपन ने हटाया था। रीपन का कार्यकाल 1880 से 84 था।
1882 में इन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि प्रेस को स्वतंत्रता देने वाला गवर्नर जनरल। तो देखिए, प्रेस को जो स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा दिए थे वो थे मैटकॉफ को समाचार पत्रों पर से सभी प्रतिबंध हटाने के कारण मैटकॉफ को समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। इनका जो कार्यकाल था वो 1835 से 36 था। आप ये वीडियो विद्यापीठ कैंपस के YouTube चैनल पर देख रहे थे। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लग रही है और भी आप चाहते हैं कि हम इसी तरह के वीडियो लेकर के आपके बीच आएँ, तो आप विद्यापीठ कैंपस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच में लाइक करें वीडियो को।